पिछले टर्म पे अपन ने विपणन अनुसंधान की जो प्रोसेस थी उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था और उसमें मैंने आपको फिलिप कोटलर के द्वारा जो 5 बिंदु इसमें बताए गए थे उसका सविस्तार वर्णन करके बताया था और ये बताया था कि किस प्रकार से आप किसी भी उत्पाद के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, व्यवसाय के बारे में अगर उसकी समस्याओं का कोई समाधान करना चाहते हैं तो आपको किस प्रकार से उस समस्या के समाधान के लिए प्रोसेस को अडॉप्ट करना चाहिए। आज अपन जो बातचीत करेंगे वो बातचीत ये करेंगे कि विपणन अनुसंधान का दायरा क्या है, अर्थात विपणन अनुसंधान में का एरिया क्या है, इसमें कौन कौन से बातें, कौन कौन सी क्रियाएं इसमें शामिल की जा सकती है। सामान्य रूप से चूंकि विपणन जो है वो प्रबंध का एक भाग है, इसलिए जो विपणन जो अनुसंधान है वो विपणन प्रबंधन का एक कार्य है। अतः इसका जो एरिया है, इसका जो दायरा है वो विपणन प्रबंधन प्रक्रिया के समान ही व्यापक और विस्तृत है। विपणन अनुसंधान के दायरे में किसी भी समस्या या क्षेत्र को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी समस्या या क्षेत्र को शामिल करने के लिए इसके पास में सुदृढ़ आधार होते हैं, जैसे बाजार की क्षमता का माप करना, बाजार की हिस्सेदारी, बिक्री की क्षमता, हमारे प्रतिस्पर्धी उत्पाद क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है, हमारे नए उत्पाद क्या है, हमारे उत्पादन की क्षमता क्या है, बाजार की स्थिति क्या है, व्यावसायिक रुझान क्या है, ग्राहक रुझान क्या है, अर्थात विभिन्न प्रकार की जो बातें हैं जिनका बाजार से संबंध होता है, जिनसे बाजार प्रभावित होता है, वो सारी बातें विपणन अनुसंधान के दायरे में शामिल की जा सकती है। और चूंकि बाजार के बिना किसी भी उत्पाद का या किसी भी संस्थान का बाजार में प्रवेश के बिना उसका सफल होना या उसकी क्रिया को शामिल किए बिना उसको निष्पादित करना संभव नहीं है, अतः हम सामान्य रूप से कह सकते हैं कि जो विपणन अनुसंधान है, जो मार्केट रिसर्च है, उसका एरिया है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है उसके सदृश ही, उसके समान ही व्यापक और विस्तृत है। फिर भी वैसे तो देखा जाए तो इसके दायरे की जो सूची बनाना है वो बहुत ही मुश्किल कार्य है, बहुत ही हर क्षेत्र को इसमें शामिल किया जा सकता है। फिर भी हम इसको अध्ययन के दृष्टिकोण से और मार्केटिंग जो रिसर्च है इसको अपन कुछ भागों में, इसके दायरे को कुछ भागों में बांट सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो भाग अपन बांट सकते हैं वो है उत्पाद और सेवाओं पर अनुसंधान। किसी भी व्यावसायिक संस्था का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है किसी अपने प्रोडक्ट को या अपनी सेवाओं को मार्केट में प्रस्तुत करना। उस उत्पाद या सेवा के बारे में जो आप नया उत्पाद कर रहे हैं तो वो, और अगर आप पुराने उत्पाद में कोई संशोधन करते हैं वो है, तो अगर आपका जो प्रस्तावित नया उत्पाद है या सेवा है तो उस नए उत्पाद या सेवाओं के प्रति आपके उपभोक्ता क्या सोचते हैं, आपके जो डीलर्स है वो क्या सोचते हैं, आपके सेल्समैन क्या सोचते हैं, अर्थात प्रस्तावित नया जो उत्पाद और सेवा है उसके प्रति उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण का विश्लेषण करना, उसको एनालिसिस करना और उस दृष्टिकोण के आधार पर हमें उत्पाद बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, इस बातों का निर्धारण करना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए सबसे पहले इसमें ये देखा जाता है, ये जो मार्केटिंग रिसर्च है वो ये जो न्यू प्रोडक्ट है हमारा या न्यू सर्विसेज जो हमको हमारे द्वारा रेंडर्ड की जानी है उसमें कंज्यूमर की अप्रोच क्या है, उसके व्यूज क्या है, इसका एनालिसिस किया जाता है। इसके बाद में इसमें देखा जाता है कि जो हमारे प्रेजेंट प्रोडक्ट हैं या सेवा है उसके साथ साथ जो उसके समान प्रतिस्पर्धी उत्पाद या सेवाएं हैं उनके प्रति उपभोक्ता का दृष्टिकोण क्या है। पहले पर अपन ने देखा कि हमारा नए उत्पाद के बारे में क्या है, फिर हम ये देखेंगे कि जो हमारे प्रेजेंट में जो प्रोडक्ट चल रहे हैं और जो हम सर्विसेज दे रहे हैं और उनके साथ हमारे जो कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट और सेवाएं हैं उनके बारे में उपभोक्ता क्या सोचता है। जब दोनों के बारे में सोचने के बाद में जो मार्केटिंग रिसर्च है उसमें ये देखा जाता है कि इसमें जो उपभोक्ता है उसका दृष्टिकोण क्या है। दोनों के दृष्टिकोण के बाद में हमारे उत्पाद और प्रतिस्पर्धी उत्पाद दोनों के उत्पादों के बारे में जो उपभोक्ताओं का सोच है, जो उपभोक्ताओं का विचार है, उसका फिर कंपैरेटिव स्टडी की जाती है, उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। वो तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद में ये देखा जाता है कि अगर ग्राहक हमारे उत्पाद से असंतुष्ट है और हमारे प्रतिस्पर्धी उत्पाद से संतुष्ट है तो उसमें ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो ग्राहकों को
जो हमारे उत्पाद के प्रति उसको असंतुष्ट बनाते हैं या दूसरे उत्पाद को के प्रति उसको संतुष्ट बनाते हैं। उसमें उसका कीमत हो सकता है, उसकी पैकिंग हो सकती है, उसका आफ्टर सेलिंग सर्विसेज हो सकती है, उसकी एडवर्टीजमेंट है, कौन सा रीजन है, ये सारी बातें भी इसके बाद में हम इसके अंतर्गत देखते हैं। इसके बाद में हम ये देखेंगे कि जो हमारा जो मौजूदा जो उत्पाद है उसको हम और श्रेष्ठ कैसे बना सकते हैं। अर्थात जब हमको ये पता चल गया कि हमारे उत्पाद के प्रति हमारे ग्राहक क्या सोचते हैं, उनका क्या दृष्टिकोण है, तो उसके बाद में हम ये देखेंगे कि हमारे प्रोडक्ट को आप नए तरीके से, उसको बेहतर तरीके से उसके उपयोग का निर्धारण कैसे किया जा सकता है। अर्थात उसके आप क्या उसमें क्वालिटी में चेंजेस करें, किस्म में चेंज करें, प्रोडक्ट लाइन में चेंजेस करें, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में चेंज करें, क्या चेंज करें जिससे हमारा जो उपयोग है उसके जो चेंजेस हैं उससे उसकी यूटिलिटी, उसकी जो सेटिस्फैक्ट्री, जो उसका तुष्टि गुण है वो किस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं, ये बात हमको उसके बाद में तय करनी चाहिए। और उसके बाद में अपन ये देखेंगे कि जो हमारा मौजूदा उत्पाद है उसकी पैकिंग में नई डिज़ाइन या विशेषताओं को शामिल करना और उन्हें क्रियान्वित करना। अर्थात हम उत्पाद में को जो उसकी लाइफ स्पान बढ़ाने के लिए, उत्पाद का जीवन चक्र बढ़ाने के लिए आप उत्पाद को नई नई पैकिंग्स में, नई नई डिज़ाइन में, उसकी नई नई विशेषताओं को बता करके आपको खोजी जाएगी। वो विशेषताएं, वो पैकिंग, वो सिस्टम आप ग्राहकों के सामने करेंगे, क्योंकि किसी एक ही प्रोडक्ट को एक ही डिज़ाइन में, एक ही रंग रूप में देखते देखते व्यक्ति को थोड़ी बोरिंग महसूस होता है, वो चेंज चाहता है। इसलिए चेंज के लिए आपको ये सारे काम करने होते हैं। और उसके बाद में अपन देखेंगे कि हमारे जो प्रतिस्पर्धी उत्पाद है उनके उत्पाद पर जो संशोधन है, फिर हम उनका फिर मूल्यांकन करेंगे कि हमारे जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है उनके दृष्टिकोण से जो हमने संशोधन किए हैं वो किस प्रकार के संशोधन रहे, वो पॉजिटिव रहे, कितने पॉजिटिव रहे, कितना हमको उससे लाभ मिला। और फिर इसी प्रकार से हम जो मौजूदा उत्पाद की जो विकास नीति में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों और विशेषताओं का अध्ययन और विश्लेषण करेंगे। आज के युग में कोई भी प्रोडक्ट है उसके लिए आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसकी जो मानक हैं, उनके जो विशिष्टताएं हैं, उनको भी उसमें शामिल करना चाहिए। अब जब तक हमें ये नहीं ज्ञात होगा कि इस प्रोडक्ट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर या स्थानीय स्तर पर कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, किन किन की हमें पालना करनी है, तब तक हमारा प्रोडक्ट मार्केट में प्रॉपर नहीं जा सकता है। इसलिए मार्केटिंग रिसर्च में ये भी अध्ययन किया जाता है कि उसके स्टैंडर्ड्स क्या है, किस स्टैंडर्डाइजेशन में हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए, उसका एनालिसिस करना और उसको फिर उसमें लागू करना। फिर इसी प्रकार से कि जो हमने जब सारे बाजार के कार्य कर लिए तो उसके बाद में हमको ये देखना कि हमने उसके बाद में जो मार्केटिंग की उसमें हमारी संभावित सफलता और असफलता कितनी है, हम कितने प्रतिशत सफलता की संभावना पे पहुंच चुके हैं, हमारा प्रोडक्ट किन कारणों से विफल हो सकता है, कहाँ हमें असफलता आ सकती है। इस प्रकार से इन बिंदुओं के माध्यम से अपन ये देखने का प्रयास करते हैं कि जो उत्पाद या सेवा है उसके माध्यम से ये उसके दायरे में शामिल बातें की जा सकती है। दूसरे बिंदु पर जो अपन बात करेंगे वो होगा बाजार पर शोध। इसमें सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि जो हमारा जो बाजार है उसमें मौजूदा उत्पाद की संभावित मांग क्या है। तो उस मांग का हमें अध्ययन करना है कि हमारी जो संभावित मांग है मौजूदा उत्पादों की, वो ये संभावित मांग हो सकती है। तो इसके लिए आप एरिया वाइज कर सकते हैं, इसमें आप मौद्रिक रूप से कर सकते हैं, इसमें आप यूनिट वाइज कर सकते हैं। अर्थात जो विभिन्न बाजार क्षेत्र है उसमें मौजूदा उत्पादों की संभावित मांग का अध्ययन आप मुद्रा के रूप में कर सकते हैं, या आप मात्रा के रूप में कर सकते हैं, या आप लाभ के रूप में कर सकते हैं। तो इसका आपको सबसे पहले संभावित मांग का अध्ययन करना चाहिए। और फिर कुछ जो आपका उत्पाद है उसके लिए बाजार के आकार और विशेषताओं का विश्लेषण किया जाना चाहिए। जो आपका उत्पाद है, जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, उसके लिए आपको किस प्रकार का बाजार चाहिए, उस बाजार की साइज क्या होनी चाहिए, उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, वो मोनोपोलिस्टिक बाजार में चलने वाला है, या वो हेल्दी कंपटीशन वाले बाजार में चलने वाला है, या वो कट थ्रोट वाले कंपटीशन बाजार में होने वाला है, वो बाजार का आकार बहुत बड़े में होने वाला है, या छोटे दुकानदारों के पास भी वो चल सकता है। इन सारी बातों को भी उसमें आपको उसको एनालिसिस करना चाहिए।
इसके बाद में हम देखेंगे कि जो बाजार खंडवार बिक्री के अवसरों और संभावनाओं, मुनाफा, लाभदायकता, परिवर्तनों, रुझानों आदि का विश्लेषण करना। अर्थात कई बार अवसर विशेष पे किसी प्रोडक्ट की बिक्री के अवसर होते हैं। जैसे पतंग की बिक्री है वो हमारे मकर संक्रांति पर होगी, अर्थात सीजनल आइटम हो गई। ऐसे ही जो हमारे यहाँ पर जो पटाखे हैं इनकी बिक्री है वो विवाह शादी है, दीपावली है, होली है या कोई और उत्सव के ऊपर ज़्यादा होगी। तो कौन से आइटम की कब बिक्री हो सकती है, उसके अपॉर्चुनिटीज़ कब होगी, उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है और उसमें आपको कितनी प्रॉफिट की संभावना लग रही है, मार्केट में परिवर्तन कब हो सकते हैं, मार्केट का रुझान क्या है, इन सारी बातों का भी हमको बाजार के बारे में विपणन शोध के दायरे में हम इस सब का भी क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसके बाद में जो अपन बात करते हैं अध्ययन में, वो करते हैं कि जो हमारी सेल्स पॉलिसीज है और उसकी टेक्निक्स है, इसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं कि जो विक्रय प्रतियोगिता है उसके बारे में आपकी हमारी प्राइस स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, हमारी रिबेट सिस्टम क्या रहेगा, हमारा डिस्काउंट क्या रहेगा, हमारी सेल्स पॉलिसी क्या रहेगी, हम सामान्य और स्पेसिफिक बाज़ारों में की जो बिक्री की मात्रा पर है उसका मूल्य, जो वर्तमान मूल्य की जो संरचना है उस पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, हमारी विक्रय की लागत क्या आएगी, हमारी वितरण लागत क्या आएगी, विज्ञापन और प्रसार लागत क्या आएगी, सेल्समैन की गतिविधियां क्या रहेगी, जो सेल्स प्रमोशन इक्विपमेंट्स है उसका कैसे यूज़ करेंगे, हमारा प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स किस प्रकार के होंगे, हमारी जो प्रेजेंट बिक्री की जो सिस्टम है, ट्रेडिशन है वो कैसी है, प्रतियोगिता में बिक्री की रणनीति क्या रहेगी। अर्थात जो विक्रय करना है एक प्रोडक्ट के बारे में, उसमें उसके प्राइस लेकर के, उसकी छूट, दुकानदारों का स्टोरेज, आफ्टर सेलिंग सर्विसेज, उसकी हमारी जो सेल्स कॉस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन कॉस्ट है, हमारे जो सेल्समैन हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ है, उनकी ट्रेनिंग है। इसी प्रकार से जो सेल्स प्रमोशन में हम कौन कौन से सिस्टम्स को काम में लेंगे, हमारे सेल्स जो प्रोडक्ट चैनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से काम आएगा, इन सारी बातों का भी हम इसमें क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए इसमें हमारी जो मौजूदा बिक्री की सिस्टम है वो क्या है, आज मान लीजिए हम केवल कैश में विक्रय कर रहे हैं, हो सकता है कल हम कैश प्लस उधार में विक्रय करने लग जाए। आज हम 1 महीने की उधार में विक्रय कर रहे हैं, हो सकता है उसको हम कैश में कन्वर्ट करने जा रहे हों। हमारी प्रपोज सेल्स पॉलिसीज क्या है। इसी प्रकार से जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी सेल्स की जो स्ट्रेटेजीज है वो क्या है, अगर उनकी स्ट्रेटेजी के अनुसार भी हमको हमारे जो सेल्स पॉलिसीज है उनमें परिवर्तन करना पड़ सकता है। इसी प्रकार से मार्केट वाइज भी अगर आपका कोई मार्केट किसी एक ही जो डीलर है वो आपका बहुत ज़्यादा उसको स्टॉक बेचता है, तो आप एक जगह पर एक ही डीलर बनाएंगे या एक से ज़्यादा डीलर बनाएंगे, अलग अलग बाज़ारों में किस प्रकार से आप बिक्री की मात्रा का पूर्वानुमान करेंगे, किस प्रकार से आप इन सारी बातों को तय करेंगे, ये सारे एरिया भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो मूल रूप से अपन ये कह सकते हैं कि जो इसका जो एरिया है वो विपणन के बारे में होता है। तो आपके उत्पाद के बारे में हो सकता है, आपके मूल्य के बारे में हो सकता है, आपकी विक्रय की पॉलिसी के बारे में हो सकता है, आपके बाजार के बारे में हो सकता है, और इन सब के आधार पर हम इसमें रिसर्च और अनुसंधान करते हैं। और ये सारी बातें, ये सारे बिंदु इसके अंतर्गत शामिल किए जा सकते हैं। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स।